हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 98 है और इसकी डेट है 9 मार्च 2022। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको पता है आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपकी रिवीजन वर्कशीट कर रहे हैं। आज की जो आपकी रिवीजन वर्कशीट है उसमें हम आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो चैप्टर का आपको क्या मिला है, आज आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बेस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप पैराग्राफ पढ़िएगा। मैं बता देती हूँ बेसिकली पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। पैराग्राफ में दिया हुआ है कि किस तरीके से स्टालिन की गवर्नमेंट आती है और वो अपनी न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है। एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आपको पता है इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सोशलिज्म कैसे कैसे यूरोप में आता है, फिर हमने पढ़ा था कि रशियन रेवोल्यूशन होती है क्योंकि जार के शासन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, फिर आपकी बोल्शेविक रेवोल्यूशन होती है। आफ्टर द नवंबर रेवोल्यूशन लेनिन की पार्टी गवर्नमेंट में, मतलब लेनिन की जो पार्टी होती है बोल्शेविक पार्टी, वो गवर्नमेंट बनाती है अपनी, है ना। और फिर जब लेनिन की डेथ हो जाती है उसकी, तो बोल्शेविक पार्टी का जो एक मेन लीडर बन के आता है वो होते हैं आपके स्टालिन। ठीक है, तो जो स्टालिन की पॉलिसी थी एक कलेक्टिवाइजेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, कॉलखोज भी बोला जाता है जिसको। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि स्टालिन कौन था भाई। तो जोसेफ स्टालिन वॉज अ जॉर्जियन रेवोल्यूशनरी एंड द सोवियत पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर। ठीक है, सोवियत रूस के मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर थे हु गवर्न द सोवियत यूनियन फ्रॉम द 1922 टिल हिज डेथ इन 1953। अब 1922 में वो सत्ता में आते हैं और 1953 में जब उनकी डेथ होती है उसके तब तक जो है अपनी मतलब पावर में बने रहते हैं। ठीक है, तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारी न्यू पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करी। मैं आपको बता दूं एक बहुत ही कट्टर तानाशाही डिक्टेटरशिप वाले ये वहाँ के राजा थे, मतलब लीडर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द स्टालिन। स्टालिन ने जो अपना कलेक्टिवाइजेशन का या जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको कॉलखोज भी कहा जाता था, उसके बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्कशन जो है वो करना है। तो देखो भाई, देखते हैं। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय द स्टालिन। अंडर दिस प्रोग्राम स्मॉल लैंड होल्डिंग्स ऑफ मैनी पीजेंट इनटू वन कलेक्टिव लार्ज फार्म। क्या होता था, छोटे छोटे किसानों को यूनाइट करके एक बहुत बड़ा फार्म बना दिया जाता था। छोटे छोटे किसानों की जमीन ले लेते थे और उन सब सारे छोटे मोटे किसानों को मिला के एक बड़ा सा जमीन बनाते थे और बोलते थे कि सब तुम लोग अब मिलकर खेती करो और जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने आपस में बांट लेना। ठीक है, ऑल लार्ज कलेक्टिवाइज्ड फर्म वर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स विद द हेल्प ऑफ टूल पूल टुगेदर। अब देखो क्या होता था भाई, देखो छोटे छोटे अगर खेत होंगे तो उसमें क्या होता है, मशीनें चलाना मुश्किल होता है क्योंकि छोटे खेतों में कैसे ट्रैक्टर चलाओगे, आप नहीं चला पाओगे ना। तो इसीलिए स्टालिन ने सोचा कि क्यों ना हम छोटे छोटे सारे खेतों को मिला के बड़ा कर देते हैं और फिर वहाँ पे मशीन की हेल्प से क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। इससे जो है क्या होगा, फायदा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन वो रॉन्ग था क्योंकि फार्मर्स ने बहुत बड़े लेवल पे इसका अपोजिशन किया, बहुत विरोध किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मिलकर खेती करें। ठीक है, और इस खेती में क्या था कि भाई प्रॉफिट जो था वो सारे फार्मर्स मिलकर आपस में बांट लेते थे। तो ये था आपका कलेक्टिवाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई कॉलखोज क्या था। तो देखो मैंने आपको पता ना, जो हमने कलेक्टिवाइजेशन पढ़ा वही आपका कॉलखोज भी था। ठीक है, तो कॉलखोज वर द कलेक्टिव फार्म्स, जो अलग अलग लोगों की सामूहिक खेती के फार्म हुआ करते थे उनको बोला जाता था कॉलखोज। ठीक है, वेयर ऑल पीजेंट्स वर फोर्स टू कल्टिवेट फ्रॉम द 1929 से कॉलखोज के कॉन्सेप्ट को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप सब लोग मिलकर ही खेती करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाई डिड द फार्मर्स अपोज द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब ये जो कलेक्टिवाइजेशन का या कॉलखोज का प्रोग्राम था, जो फार्मर्स थे इसका अपोज क्यों करते थे भाई, रीजन थे कुछ उनके। स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम एनरेज द पीजेंट, एनरेज का मतलब होता है गुस्सा में ला देना, तो पीजेंट्स को इसने गुस्से में ला दिया था। दे वर नॉट रेडी टू कल्टिवेट इन द कलेक्टिव फार्म्स, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि वो कलेक्टिव फार्म्स में खेती करें। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich. अब देखो जैसे ही उन्होंने विरोध करना शुरू किया, रेसिस्ट करना शुरू किया, उन्होंने आर्ग्यू किया कि वो लोग रिच नहीं हैं एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म,
ना तो वो अमीर है और ना ही वो सोशलिज्म के खिलाफ हैं, बट दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फर्म। लेकिन वो लोग मिलकर सामूहिक तौर पे कलेक्टिव फर्म्स में काम करना नहीं चाहते थे। उनका बेसिकली यही रीज़न था अपोजिशन का। हालांकि वो लोग अमीर नहीं थे, वो लोग सोशलिज्म के विरोध नहीं करते थे, पर वो लोग मिलकर भी खेती करना नहीं चाहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वर द फार्मर्स अपोजिंग दिस प्रोग्राम। कैसे फार्मर्स ने इस कलेक्टिवाइजेशन के प्रोग्राम को अपोज किया, उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए क्या क्या चीजें की थी। तो देखो, फार्मर्स अपोजिंग दिस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम हैंस दे रेसिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइव स्टॉक। अब देखो, उन्होंने इसका विरोध करने के लिए सबसे बड़ी गलत काम क्या, मतलब उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए क्या करा, अपने लाइफ स्टॉक का मारना शुरू कर दिया। लाइफ स्टॉक मतलब उन्होंने जो अपने आसपास में अपने जो जानवर पाल रखे थे, भेड़ बकरी वगैरह जो भी पाल रखे थे, उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया अपना विरोध जताने के लिए। 1929 से 31 के बीच में, मतलब आपने 2 साल के टाइम पीरियड के दौरान लगभग 1/3 लाइफ स्टॉक जो है उनमें कमी आ गई थी। मान लीजिए अगर 75 लाइफ स्टॉक थे टोटल, तो ओनली आपके कितने बचे, सिर्फ 25 बचे थे। ठीक है, सॉरी 50 बचे थे, 1/3 में तो कमी आ गई थी, यानी कि 25 जो है वो डिसअपेयर हो गए थे। तो ये तो प्रॉब्लम थी, लोगों ने इस तरीके से अपना विरोध जताया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट वर द ओपिनियन ऑफ द फार्मर्स एंड हाउ वर दे पनिश्ड। देखो फार्मर्स का क्या ओपिनियन था, फार्मर्स ने इसका विरोध किया और इन्होंने विरोध किया तो उनको कैसे पनिशमेंट मिली थी, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो दोज हु रेसिस्टेड द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम वर सिवियरली पनिश्ड, उनको बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट दिया गया, बहुत बुरी यातनाएं दी गई, यातनाएं मतलब दुख दर्द दिया गया। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एग्जाइल, और कुछ को तो क्या कर दिया गया, डिपोर्टेड कर दिया गया और एग्जाइल कर दिया गया। एग्जाइल मतलब होता है देश से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, इतना कष्ट करना है बस आपको। बस अगर और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय।